नमस्कार, हाय, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे मित्र एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन। ये जो आज के मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस टॉपिक से आपकी एक एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल सही बात है, 3 से 4 क्वेश्चन तक इस टॉपिक से आते हैं। देखो, एग्जाम के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपने भी देखा होगा, यस और नो, जहां से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4-4 क्वेश्चन तक एक ही एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। वो सदाबहार टाइप के टॉपिक होते हैं ना, जो हर बार आते हैं, हर एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इसी प्रकार से बायोलॉजी के अंदर कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, तो उसी प्रकार का पहला टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र हम देखने वाले हैं। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, सारे कवर कर लेंगे। ओके, और आपने जितना भी चैप्टर ये पढ़ रखा है ना, सारी चीजें आपने ब्लड के बारे में, कोशिकाएं, प्लाज्मा, सब कुछ पढ़ रखी है ना, जितनी भी चीजें, हृदय वदय सब देखना। इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीरीज आपके लिए ये साबित होने वाली है। और सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी प्यारे दोस्तों, कि आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी करना कि प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओ, क्योंकि मुझे पता है कि भैया इस टाइम पे आपकी एग्जाम भी एकदम नजदीक आ गई है, यस और नो। तो आप सभी ने थ्योरेटिकल पार्ट एकदम कवर कर लिया होगा। अब जो समय बचता है ना, वो टेस्ट सीरीज का है। तो टेस्ट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस आप जरूर से गजब तरीके से देना। ओके, चलो तो शुरुआत कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भैया रक्त होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना। और मैं सबसे पहले बता दूं, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि जो रक्त होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे एक संयोजी उत्तक होता है। बी ऑप्शन है यहाँ पे एक उपकला उत्तक होता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 3 ऑप्शन है यहाँ पे, उपयुक्त दोनों। या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखो इसका जवाब राइट आंसर क्या चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, ब्लड के लिए पूछेगा ना, तो याद रखना, ब्लड जो होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है, यानी एक कनेक्टिव टिश्यू का भाग होता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि इसे कहा जाता है संयोजी उत्तक। तो ब्लड क्या होता है? एक संयोजी उत्तक होता है। अब मेरी बात सुन लेना, हो सकता है कि आपको इतना ही दे दे कि भैया एक संयोजी उत्तक होता है। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी और डिटेल बता दे। ये ऑप्शन ना दे करके ये ऑप्शन भी आ सकता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी यहां पे आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो भैया गलत मत करके आ जाना। ये जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू यानी कि मृदु या सरल संयोजी उत्तक का भाग होता है ब्लड। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो अस्थियां होती हैं, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम होता है, वो किसका भाग होता है? तो प्यारे दोस्तों, वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू का होता है। किसका? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू का वो पार्ट हो जाएगा। तो ब्लड हो जाएगा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, और जो अस्थियां होती हैं वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है इतनी बात? चलो, बात समझ में आ गई है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है, यानी कौन सा है जो कनेक्टिव टिश्यू का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अस्थि, बी है यहाँ पे उपास्थि, ऑप्शन सी है ब्लड यानी रक्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे कंकाली पेशी। राइट आंसर क्या चला जाएगा? देखो, अब की बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, फिर पूछा है कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल, यानी संयोजक उत्तक कौन सा नहीं है। अब यहां पे देखो, जो अस्थियां होती है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हार्ड कनेक्टिव टिश्यू का भाग होती हैं, है ना। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू का भाग अस्थि होती है, तो मतलब कनेक्टिव टिश्यू आ गया। दूसरा देखो, अस्थि और उपास्थियां दोनों ही क्या होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू का भाग। यहां पर देखो, ब्लड मैंने बता दिया सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू का भाग होता है। बाकी बच गई कंकाली पेशियां, तो ये मस्कुलर टिश्यू का भाग होता है। जो मांसपेशी पेशी जो उत्तक होता है उसका भाग होता है, ना कि कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये मस्कुलर पेशी का भाग हो जाता है, कंकाली पेशी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्तोत्पत्ति कहां होती है? रक्तोत्पत्ति का मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन कहां होता है, रक्त उत्पन्न कहां पे होता है। ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ों में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे अग्नाशय में, ऑप्शन सी है यहाँ पे जिगर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे अस्थि मज्जा। जिगर जिसको नहीं पता है भैया, जिगर का मतलब है कालजा, यानी कि लीवर, यकृत। ये लो मैं लिख देता हूं, ओके।
लीवर या इसे क्या कहते हैं भैया, यकृत के नाम से भी जाना जाता है। चलो क्वेश्चन पूछा है कि भैया रक्तोत्पत्ति यानी रक्त कहां से उत्पन्न होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, काफी नॉर्मल सा प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है। बोन मेरो के अंदर यानी अस्थि मज्जा के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। बोन मेरो कहां पे पाया जाता है, जैसे ये कोई एक बोन हो गई, एक अस्थि हो गई, ये अस्थि का शीर्ष भाग आ गया और यहां पे इस भाग पर क्या पाया जाता है, रेड बोन मेरो पाया जाता है, रेड बोन मेरो पाया जाता है यानी लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है, जिसके द्वारा इस ब्लड का निर्माण होता है। समझ में आ गई ना बात। अब मेरी बात सुन लो, अब आपको ये क्वेश्चन रक्तोत्पत्ति यानी कि ब्लड फॉर्मेशन ना देकर के क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भैया आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, कहां पे हो जाएगा, आरबीएम यानी रेड बोन मेरो लाल अस्थि मज्जा में। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बोल दे कि भैया डब्ल्यूबीसी का कहां पे होता है, भैया आरबीएम में। और इसी प्रकार से आपको बोल दे प्लेटलेट्स का निर्माण कहां पे होता है, भैया आरबीएम में यानी रेड बोन मेरो लाल अस्थि मज्जा। क्योंकि ये सारे के सारे कंपोनेंट जो होते हैं, ये जो सेल्स होती हैं वो ब्लड का ही तो भाग होती हैं, और रक्तोत्पत्ति कहां पे होती है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होती है। क्लियर है क्या बात। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर यहां पे 4 बोल रहा है कि भैया सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना केवल एक ही चैप्टर है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो नॉर्मल मिडल हायर सारे प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, यस और नो। तो ये क्वेश्चन सीरीज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, यस और नो। सामान्य वयस्क व्यक्ति की बात पूछा है कि भैया कितना ब्लड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 5 से 6 लीटर पाया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 3 से 4 लीटर पाया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे 6 से 10 लीटर पाया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 10 से 12 लीटर पाया जाता है। कितना रक्त होता है, तो भैया जिस भी प्यारे बंधु का जवाब ऑप्शन नंबर ए है यानी 5 से 6 लीटर है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब देखो ये तो 5 से 6 लीटर ब्लड हो गया हमारे शरीर में पाया जाता है। हो सकता है आपको ये ऑप्शन ना दे और आपको ये पूछ लिया जाए कि कितना रक्त पाया जाता है, तब आपको ऑप्शन मिलेगा प्रतिशत में, तो कितना हो जाएगा, अपनी पूरे भार का लगभग 7%, 7 से 8% भाग ब्लड का पाया जाता है। क्लियर है क्या बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भैया मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान कितना होता है। कितना होता है, क्या पूछा है, ब्लड का पीएच मान पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है 7.4, ऑप्शन बी है 7.9, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 6.7, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 8.1। राइट आंसर क्या चला जाएगा, आप सभी को पता है तो ज्यादा समय नहीं लेना है, क्या ही समझाना इस बात को। 7.4। यहाँ पे ब्लड के साथ में आपको यूरिन का भी याद रखना है। यूरिन यानी कि मूत्र, मूत्र की पीएच भी कितनी होती है, 7.4 ही होती है, यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 6। क्या है कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा कितनी होती है भैया, 100 ml। कह रहा है कि जो ब्लड है 100 ml, उसके अंदर एक मनुष्य है, सामान्य मनुष्य यानी स्वस्थ मनुष्य, उसके अंदर 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, क्वेश्चन ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 11.5 ग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 12.5 ग्राम, या ऑप्शन सी है यहाँ पे 13.5 ग्राम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 14.5 ग्राम। राइट आंसर क्या चला जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे दोस्तों, आप अपना अपना जवाब जरूर से दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वयस्क पुरुष की बात कर रहा है, सबसे पहले तो बात पे फोकस कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है, वयस्क पुरुष की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, 14.5 ग्राम। याद रखना वयस्क पुरुष के अंदर कितना होता है, 14 से लेकर के 16 ग्राम होता है। 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम तक होती है एक वयस्क पुरुष के अंदर। महिलाओं की अगर मैं बात करूं, महिला के अंदर पाया जाता है 12 से लेकर के 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml ब्लड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है। अब सुनो आगे ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक खालिस्तान है, क्या है, द्रव है, या फिर उत्तक है, या फिर ऑप्शन सी कोशिका है, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पे मांसपेशी है। तो भैया जो प्लाज्मा होता है ना, ब्लड का भाग होता है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से देख लीजिए, इसकी वजह से आपको थोड़ी सी नॉलेज और मिल जाएगी। इससे आप अच्छा सा जो आगे आने वाले क्वेश्चन है ना, उनका चुटकियों में जवाब भी दे पाओगे। देखो मैं यहाँ पे ब्लड ले लेता हूँ, है ना, खून ले लेता हूँ। बोले सर किसका ले रहे हो खून, है ना, अरे भैया समझा रहा हूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डरो मत। ये ब्लड को हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। बोले सर हमें पता है एक भाग इसका प्लाज्मा भाग आ जाता है, और इसका दूसरा भाग जो आता है ना, वो आ जाता है इसका संगठित पदार्थ, जिसे कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या कहते हैं, संगठित पदार्थ या फॉर्म्ड एलिमेंट इसे कहा जाता है, पदार्थ। ओके
देखो इसके अंदर क्या होता है, बोले सर इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, क्या होती है, सेल्स। कौन कौन सी कोशिका, जैसे डब्ल्यूबीसी कोशिका, आरबीसी कोशिका या फिर प्लेटलेट्स कोशिका। ये कोशिकाएं जो पाई जाती है वो संगठित पदार्थ में पाई जाती हैं। क्लियर है इतनी बात करूं मैं प्लाज्मा की, तो आप सभी को पता होना चाहिए ओवरऑल ये 55% पाया जाता है हमारे पूरे ब्लड का, तो ये 45% हो जाता है ये सेल्स, यस और नो। अब इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर 90% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। कितना प्रतिशत, 90% जल पाया जाता है। अब एक बात बताओ, इस प्लाज्मा को क्या कहोगे, क्या कहोगे यहां पे, अच्छा ऑप्शन तो अलग है, तो यहां पे बताओ ये द्रव हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पे आप याद रखना है, इसको क्या कहना है, आपको द्रव कहना है। उत्तक मत कर देना कि बोले सर ये उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू का भाग है ना, ब्लड बोलेगा तो ही जवाब देना है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। भैया 90% तक इसमें जल पाया जाता है, ये एक द्रव का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भैया प्लाज्मा में जब जल का प्रतिशत कितना होता है, जस्ट मैंने बता दिया है, तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर देकर के आगे बढ़ता हूं। 90% जल पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 आ जाता है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, यकृत में होता है या फिर हृदय में होता है या फिर अस्थिमज्जा में या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे गुर्दा के अंदर। बता दिया है मैंने ऑलरेडी। प्यारे दोस्तों देखो, ये तो आपका इस प्रकार की 9 बजे वाली जो सुबह वाली क्लास आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है ना। आप डिजिटल बोर्ड कर रहे थे, मिल गई आपको क्लासें, ठीक है। देखो रात वाली जो क्लास है, जो कि डेली लाइव क्लास होती है हमारी, डेली 9 बजे लाइव क्लास आ जाया करो, है ना। उसमें क्या कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस देख रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लास में मैं क्या बता रहा हूं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज बनती है वो टॉपिक में कंप्लीट करवा रहा हूं, है ना। एकदम बूस्टर डोज के रूप में टॉपिक लेकर के आ रहा हूं। तो ये वाली क्लास भी इंपॉर्टेंट है और 9 बजे वाली भी, 9 बजे वाली जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं, अबाउट 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं डेली। तो 9 बजे वाली क्लास रात वाली और सुबह वाली दोनों मिस मत करो। बाकी साइंस की चिंता छोड़ दो, बाकी आपका विकास कटारिया सर अपने आप देख लेंगे, यस और नो। चिंता ही मत करो साइंस के लिए। तो हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, अस्थिमज्जा, बोन मेरो। मैंने कहा था चाहे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या ब्लड कुछ भी बोल दे, बोन मेरो में निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भैया मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, आयु कितनी होती है आरबीसी कोशिकाओं की। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है 120 दिन, ऑप्शन बी है यहाँ पे 150 दिन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे 180 दिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 190 दिन। क्या राइट आंसर चला जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा 120 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन सीरीज को डिजाइन किया हूं, को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि इस चैप्टर का प्रत्येक कोना कोना इस क्वेश्चन में आ चुका है, यस और नो। तो पूरे क्वेश्चन देखना, लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा आपको और पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी आरबीसी का कब्रिस्तान पूछा है, यकृत होता है, अस्थिमज्जा होता है, या फिर प्लीहा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे परिशोधिका। वैसे ये परिशेषिका होना चाहिए था, परिशेषिका है ये, ठीक है। अपेंडिक्स की बात कर रहा है ये, ठीक है। राइट आंसर क्या चला जाएगा, बोले सर हमें पता है, प्लीहा, जिसे क्या कहा जाता है, स्प्लीन। भैया स्प्लीन या प्लीहा, इसे क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या होता है, आरबीसी का जैसे 120 दिन कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद में मृत्यु हो जाती है और जाकर के कब्रिस्तान में समा जाती है, बिल्कुल मनुष्य की तरह। मृत्यु होने के बाद भी हम भी कब्रिस्तान में चले जाते हैं, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। भैया एक बात बताऊं क्या, देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं मेरी ऑफलाइन क्लासेज की। अब ऑफलाइन क्लासेज में मुझे ये क्वेश्चन सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो श्योर है मैं उनको भी बताऊंगा। तो इसी क्वेश्चन सीरीज के अंदर ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो रही है, आंसर एकदम सेम आने वाला है, बस 19-20 फर्क आया है। और एक ही प्रकार के मैंने 5 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, अलग अलग लैंग्वेज में पूछा था एग्जाम के अंदर, तो मैं सारे इसके अंदर फिट कर दिया। अब मैं जैसे ही क्वेश्चन पूछना शुरू किया, अब ऑफलाइन क्लास थी तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन निकाला, भैया आप जवाब दो, आप जवाब दो, उसमें सभी का क्या एक ही प्रकार के क्वेश्चन का गलत जवाब आ रहा था, यस और नो। तो ये ऐसा है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर, ताकि रियल टाइम में हमारी क्या ना हो, गलती ना हो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो कि श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी जिसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल का कितने प्रकार की होती है, 3 की, 4 की, 5 की या 6 की। राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 चला जाएगा। देखो कौन कौन सी होती है, एक तो होती है न्यूट्रोफिल, कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी न्यूट्रोफिल। दूसरी कौन सी कोशिका हो जाती है भैया, बेसोफिल, कौन सी हो जाएगी, बेसोफिल,
ठीक है। और तीसरी कोशिका कौन सी हो जाती है यहाँ पे, इयोसिनोफिल, या इसे कहा जाता है एसिडोफिल, इयोसिनोफिल, या इसे क्या कहा जाता है, हो सकता है आपको एसिडोफिल दिख जाए, एसिडोफिल, ओके, एसिडोफिल। ये चौथी जो डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है वो होती है मोनोसाइट। कौन सी साइट, मोनोसाइट, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है ये जो साइट टर्म यूज की जाती है कोशिका के लिए यूज की जाती है। पांचवी कोशिका जो होती है यहाँ पे लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, क्लियर है। तो ये डब्ल्यूबीसी की आपको 5 कोशिकाएं नजर आने वाली है। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से कौन सी डब्ल्यूबीसी कोशिका है और कौन सी नहीं है। तो भैया 5 याद रखना, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल या एसिडोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, 5 प्रकार की हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे देना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 आ जाता है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन होता है, ये वाला क्वेश्चन है। और देखना इसी क्वेश्चन को कितनी लैंग्वेज में पूछेगा। मुख्य प्रयोजन यानी कार्य पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है पोषक तत्व ले जाना, ऑप्शन बी है यहाँ पे संक्रमण से संघर्ष करना, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ऑक्सीजन ले जाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे शक्ति प्रदान करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा जिस भी बंधु का जवाब ऑप्शन नंबर बी है, यानी संक्रमण से संघर्ष करना किसका कार्य हो जाता है, डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का हो जाता है। क्लियर, क्लियर। आगे देखो, यानी इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। इम्यून सिस्टम कब बूस्ट करेगा भैया, जब वो अगेंस्ट संक्रमण, इन्फेक्शन वगैरह उसे लड़ेगा, हम क्या रहेंगे, स्वस्थ, जबरदस्त, है ना। तो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है डब्ल्यूबीसी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि भैया रक्त में सफेद कण खालिस्तान डॉट 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 क्या करते हैं, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, या फिर पोषक तत्वों को ले जाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है यहाँ पे खून जमने में मदद करते हैं। दूसरी लैंग्वेज में पूछ लिया ना, यही क्वेश्चन है और ये एग्जाम के क्वेश्चन की लैंग्वेज है। तो तैयार रहना, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, संक्रमण से सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डब्ल्यूबीसी कण रक्त का मुख्य कार्य क्या है, लगातार लेकर के आया हूं ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑप्शन बी है यहाँ पे ऑक्सीजन ले जाना, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी आ जाता है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इम्यून सिस्टम, संक्रमण से बचाना, बस यही आ जाएगा इसका आंसर। फिर भी क्या करते हैं, इसका गलत जवाब दे देते हैं। हो सकता है कि आप में से भी बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हो, लेकिन मैंने अलर्ट कर दिया पहले ही आपको, तो आप तो गलत जवाब नहीं दे रहे हो, मुझे बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 16 कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा, लाइपेज, क्या करता है, वसा का पाचन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, कौन सिक्रेट करता है भैया, गुर्दा करता है, या फिर ऑप्शन बी है अग्नाशय के द्वारा किया जाता है, या फिर बड़ियात के द्वारा, या फिर जिगर के द्वारा, जिगर यानी लीवर के द्वारा, किसके द्वारा स्रावित किया जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस भी प्यारे बंधु का जवाब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज ग्लैंड, तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 17। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। ये लो, ऐसे क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मार्क कर देना भैया, काफी गजब का क्वेश्चन पूछा है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाता है कि वसा द्वारा, लाइपेज के द्वारा जब वसा का जलीय अपघटन किया जाता है तो क्या मिलता है, बताओ क्या मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल मिलता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड मिलता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे ग्लिसरॉल और अल्कोहल मिलता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जिस भी बंधु का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जैसे ही यहाँ पे जलीय अपघटन वसा का कर देता है लाइपेज, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर टूट जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मानव के आमाशय में कोई अक्ष अम्ल उत्पन्न होता है, ठीक है, नाम नहीं दिया है, एक अक्ष नाम का कोई अम्ल है जो कि भोजन को पाचन करने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस अक्ष का नाम क्या है, वो अम्ल कौन सा है अक्ष। बढ़िया सी लैंग्वेज है ना क्वेश्चन की, इंटरेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे मैथेनोइक एसिड, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे साइट्रिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें मेन जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, आमाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
HCl राइट आंसर चला जाएगा, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है बात? चलो, और एक इंपॉर्टेंट बात HCl के द्वारा ये पूछी जाती है, ये कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित किया जाता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, जो कि आमाशय में पाई जाने वाली कोशिका है, जिससे HCl स्रावण किया जाता है। क्लियर? अगर बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा आमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्त्रावित नहीं होता है? नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है H2SO4, पोटेशियम क्लोराइड को बोला जाता है KCl, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को बोला जाता है NaCl, या फिर जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है HCl। क्लियर है? क्लियर है। चलो, बात समझ में आ गई ना आपको? तो कौन सा नहीं होता है भैया, कौन सा सीक्रेट नहीं होगा आमाशय रस के द्वारा? जो ऑप्शन नंबर ए, जिसका भी जवाब है बिल्कुल सही है। देखो मेरी बात सुन लेना, ये एसिड, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो आयन के रूप में पाए जाते हैं, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड तो, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्त्रावित किया जाता है। लेकिन जो H2SO4 एसिड होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, वो स्त्रावित नहीं किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 20। क्या 20 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद है? यानी जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है ना, उसके बारे में पूछा है। और ये क्वेश्चन मैंने मेरी जो 9 बजे वाली क्वेश्चन सीरीज है ना, उसमें भी बहुत बार इंक्लूड किया है। यस और नो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसा, लिपिड, या फिर ग्लूकोज, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पे सेल्यूलोज। राइट आंसर क्या चला जाएगा भैया? ग्लूकोज चला जाएगा। ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अब चाहे आपको ग्लूकोज दे दे या फिर क्या दे दे, कार्बोहाइड्रेट दे दे। क्लियर है क्या बात? सुनो मेरी बात, कार्बोहाइड्रेट के पाचन, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है फूड का ऑक्सीडेशन। क्या होगा भैया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस चलती है जिसे कहा जाता है भोजन का पाचन, जिसे कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहा जाता है। C6H12O6 क्या होगा? इसका फूड ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, उस दौरान निर्माण किसका हो जाता है भैया? कार्बोहाइड्रेट का। किसका हो जाएगा? C6H12O6। किसका निर्माण हो गया बताओ? बोले सर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया। साथ में कौन बन जाता है? साथ में CO2 गैस बन जाती है, और साथ में जल के अणु बन जाते हैं। यस और नो? ये जो CO2 कण और जो जल है H2O, बोले सर ये अंतिम उत्पाद क्यों नहीं हुए जबकि ऑक्सीडेशन फूड का हो रहा है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं, ये को प्रोडक्ट होते हैं, इसे कहा जाता है सह उत्पाद। ये सह उत्पाद है, ये रियल उत्पाद नहीं है। रियल उत्पाद ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 21। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है भोजन के कौन से सप्लीमेंट का सबसे पहले उपयोग करेगा बताओ? ग्लाइकोजन का, या फिर वसा का, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे रुधिर प्रोटीन का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे पेशी प्रोटीन का। राइट आंसर क्या चला जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब आपको याद है क्या, लीवर क्या करता है? जो ग्लूकोज होता है यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के द्वारा ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर दिया जाता है, और ये जो ग्लाइकोजन होता है ना, वो हमारे शरीर के अंदर स्टोर फूड होता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ग्लाइकोजन राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 22। अच्छा, एक चीज और समझ लो, सबसे पहला तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होगा, उसके बाद में इस फैट का हो जाएगा सेकंड नंबर पे, और फिर दो लास्ट पर आ जाएगा कौन? यहां पे प्रोटीन का पाचन। अब चाहे इसमें रुधिर प्रोटीन, मांसपेशीय प्रोटीन, कोई सी भी प्रोटीन हो, रुधिर प्रोटीन का तो क्या ही पाचन करना, रियल जो होता है ना, वो मांसपेशी में जो प्रोटीन होती है उसका पाचन होगा। यस और नो? तो 3 नंबर पे प्रोटीन। और जैसे ही हम प्रोटीन का पाचन करने लग जाते हैं ना, तो क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, मनुष्य का बच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तभी तो देखा होगा आपने, अनशन जो करते हैं ना लोग, सबसे पहले उनमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन, उसके बाद में फैट का पाचन, और लास्ट में प्रोटीन का पाचन। और प्रोटीन के पाचन के दौरान यदि उस व्यक्ति को संभाला नहीं जाए ना, समझ रहे हो ना,
तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि भैया भोजन से प्राप्त ऊर्जा कैसे मापा जाता है, कैलोरी में, केल्विन में, जूल में या फिर एम्पियर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी के अंदर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23, भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरता है। ऑप्शन बी है यह कार्बनिक पदार्थ है, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, यह ऊर्जा प्रदान करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है यहाँ पे यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, भोजन के संबंध में कौन सा गलत कथन है। अब मेरी बात सुनो, एक एक पॉइंट को समझो। क्या बोल रहे हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होकर के गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है भाई साहब, रसायन वगैरह काम करते हैं तो डाइजेशन होगा। कार्बनिक पदार्थ है, बिल्कुल है, ग्लूकोज क्या है, कार्बनिक पदार्थ। ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल करता है, फूड ऑक्सीडेशन होगा, उस दौरान ऊर्जा भी प्राप्त हो जाएगी। यह एक अकार्बनिक पदार्थ होता है, ना 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 भैया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, ऑर्गेनिक। ग्लूकोज क्या होता है, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, कार्बनिक क्या होता है ना, C6H12 है, O6 है, तो भैया ये कार्बनिक पदार्थ है, यस और नो, अकार्बनिक नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 आ जाता है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन नली, ग्रास नली, ग्रास नाल जिसे कहा जाता है, कि दीवारों में जो संकुचन होता है ना, संकुचन और प्रसरण जो होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, कर्मानुकुंचन कहा जाता है, या फिर उस गति को जहर संबंधी कहा जाता है, या फिर इसे अनुशिथिलन कहा जाता है, या फिर इसे दोलनी गति कहा जाता है। राइट आंसर इसे कर्मानुकुंचन कहा जाता है। जैसे ही इस आहार नाल यानी ग्रास नाल के अंदर कर्मानुकुंचन गतियां होंगी, शिथिलन क्या होगा, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, तो भोजन आगे की तरफ चलता जाएगा। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भोजन प्रायः किस में पचता है। ऑप्शन नंबर ए है यकृत में, ऑप्शन बी है पेट में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बड़ी आंत के अंदर। आप सभी को पता होना चाहिए सबसे ज्यादा भोजन हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत में पचता है। छोटी आंत में भी सबसे ज्यादा किस में पचता है भैया, ग्रहणी भाग के अंदर, ड्यूडेनम पार्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 है, सिग्मोइड कोलोन किसका भाग होता है। ये जो कोलन भाग होता है वो किसका भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे छोटी आंत का, ऑप्शन बी है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत का, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ग्रसनी का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मलाशय का। आप सभी को बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाता है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलन भाग है ना, इसलिए। ये देखो इस प्रकार से ये बड़ी आंत हो गई, बड़ी आंत होती है ना, ये लो मैंने बना ही देता हूं इसका डायग्राम, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये क्या हो गया भैया, बड़ी आंत हो गया। ठीक है, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, ये इसका क्या हो गया, सिक्कम पार्ट। ये जो भाग हो जाता है ये वाला, इसे कोलोन भाग बोला जाता है, और ये हो जाता है मलाशय भाग यानी रेक्टम भाग। तो ये बड़ी आंत का भाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, डियोडेनम यानी ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी का भाग है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे छोटी आंत, ऑप्शन बी है बड़ी आंत, ऑप्शन सी है यहाँ पे पित्ताशय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे अंडाशय। राइट आंसर क्या चला जाएगा, थोड़ी देर पहले बताया था, ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। ठीक है, देखो इसके अंदर 2 चैप्टर इंक्लूड हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम भी और डाइजेस्टिव भी। और क्वेश्चन बोल रहा है 28 कि भैया रक्त समूह का आविष्कारक कौन है। ऑप्शन नंबर ए कार्ल लैंडस्टीनर है, या फिर ऑप्शन बी है विलियम हार्वे है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट कोच, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे लुईस पास्चर। भैया अभी तक जिसने लाइक नहीं किया ना, अरे कंजूसो लाइक कर दो, इतना कुछ समझाया है, यस और नो। भैया देखो आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और उसकी आवश्यकता भी है, यस और नो। कमेंट में जरूर बताना आपको ये पूरी क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी, लाइक अभी से कर देना, भूल जाओगे वरना, यस और नो। रक्त समूह का आविष्कार पूछा है तो आप सभी को पता होना चाहिए, कार्ल लैंडस्टीनर। विलियम हार्वे ने सबसे पहले घोड़े के अंदर बीपी मापी, ब्लड प्रेशर मापा। रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी का जो रोगजनक है उसकी खोज की, कोच परिकल्पना दी गई। लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज नामक टिपके की खोज की, साथ में किण्वन पाश्चुरीकरण के ये जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 आ जाता है, ABO खून ग्रुप का प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है कार्ल कोलर ने, या फिर ऑप्शन बी है यहाँ पे मॉरिस हिलमेन ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा पूछा है, बोले सर कौन सा, एबीओ ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता कौन है। तो भैया ब्लड ग्रुप की बात कर देना तो भैया कार्ल लैंडस्टीनर राइट आंसर चला जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 आ जाता है, RH कारक ने
कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? अच्छा, RH जो फैक्टर है किस जानवर के द्वारा इसका नाम लिया गया RH का? बंदर से, बी ऑप्शन है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ड्रोसोफिला से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गोरिल्ला से। किससे लिया है RH फैक्टर का नाम? तो भैया याद रखना इस बंदर से लिया गया और इस बंदर का नाम था रिसस मकाका। क्या नाम था? रिसस मकाका, मकाका, ठीक है, ये बंदर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, शरीर में श्वेत कणों का मुख्य कार्य क्या होता है? बोले सर फिर से क्वेश्चन आ गया, WBC का कार्य अगेन। भैया ऑक्सीजन का वहन करता है, या फिर ऑप्शन बी है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, सी ऑप्शन है अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रोगों में वृद्धि विरुद्ध शरीर का रक्षण करता है। यानी जो रोग होते हैं यदि हमारे शरीर को जकड़ ले तो उनके अगेंस्ट क्या करता है? फाइट वाइट करके हमें बचाता है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, यानी एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, किससे होगा? प्लेटलेट से, लाल रुधिराणु से यानी आरबीसी से, या फिर लिम्फोसाइट से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे इयोसिनोफिल से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाँ, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? किससे होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अच्छा ये लिम्फोसाइट आ रखी है ना, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करती है। इन्हें प्रतिकाय, हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतिकाय। ये एंटीबॉडी अगर ना हो तो हम रोग से जकड़े जाएं, क्योंकि जो भी रोगजनक होता है उसके अगेंस्ट कौन लड़ाई करता है भैया? एंटीबॉडी। यस और नो? तो एंटीजन के अगेंस्ट कौन बनता है? एंटीबॉडी, जो कि हमें क्या करता है? रोगों से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है, और वो लिम्फोसाइट कोशिका से निर्माण होता है। लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट बी आपने नाम सुना होगा। यस और नो? प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भैया रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? बताओ। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे साइटोक्रोम, ऑप्शन बी है यहाँ पे क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हीमोसाइनिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन पूछा है कि रक्त का जो लाल कलर होता है ना वो किसकी वजह से लाल होता है? बताओ। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? जिस भी बंधु का जवाब ऑप्शन नंबर 4 है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो हीमोग्लोबिन का खुद का बैंगनी कलर होता है, लेकिन इसके अंदर जो फेरस धातु पाई जाती है ना, कौन सी धातु पाई जाती है हीमोग्लोबिन में? फेरस धातु। उसकी वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल, चटक लाल हो जाता है। कौन सा? चटक लाल कलर हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड भी क्या हो जाएगा? रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि भैया हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? कौन सी भैया? अभी अभी मैंने बताया है, फेरस धातु होती है। मैं डायरेक्टली बता देता हूं, लोहा होता है, फेरस। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 आ जाता है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन बी है यहाँ पे जीवाणुओं को नष्ट करना, या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे रक्त अल्पता, या फिर ऑप्शन रक्ताल्पता को रोकना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे लोहे को उपयोगी बनाना। क्या राइट आंसर हो जाएगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं उम्मीद करता हूं सभी अपना अपना जवाब जरूर दे रहे होंगे, और लास्ट में मुझे ये भी बता देना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन ठीक आ गए हैं इस पूरे डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, यानी मेरे वाला ये टॉपिक एकदम तैयार है। यस और नो? क्वेश्चन पूछा है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? देखो, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है ना, तो इसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और याद रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा यानी ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा अबाउ 98% तक होता है। कितना? अबाउ 97-98% तक होता है। क्लियर है बात? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलग अलग आपको कथन दे रखे और पूछा है कि कौन सा कथन है। क्या होगा? यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। कथन दूसरा दे रखा है, यह लोहे युक्त यौगिक होता है। आगे का कथन दे रखा है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। या फिर आगे कथन दे रखा है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछा है कि भैया इन कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है? बताओ। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बिल्कुल सही बात है।
लोहा तत्व पाया जाता है, फेरस पाया जाता है, सही बात है। रोगों से प्रतिरक्षा है WBC। लाल रंग प्रदान करता है क्या? कौन? हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा ढूंढ लो भैया जिसमें कै ख और घ आ जाए, कै ख और घ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देखिए, कै ख घ। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कि भैया नीचे एक अभिकथन दे रखा है ए और एक कारण दे रखा है आर, तो इसको पढ़िए। ए अभिकथन क्या कह रहा है कि भैया खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका रीजन देखिए, हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है। पूछा है कौन सा विकल्प इनमें से सही है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। ऑप्शन बी दे रखा है ए और आर यानी अभिकथन और रीजन दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी दे रखा है ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ए और आर दोनों गलत हैं। अब देखो, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, कह सकते हैं। क्यों? इसमें फेरस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, जो इसको लाल चटक रंग प्रदान करता है। इसका मतलब ओवरऑल क्या कर रहा है? ये ब्लड को ही तो लाल कर रहा है, यस और नो? इसका मतलब बात तो सही है, ए भी ठीक है और इसका रीजन जो दे रखा है ना बिल्कुल सही है। इसका मतलब दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है। अच्छा, ये पहले वाला जाएगा, ए और आर दोनों सही है और जो आर है ए की उचित व्याख्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त प्लेटलिट यानी कि जो प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स उनकी बात कर रहा है। रक्त प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए है उन्हें थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन बी है यहाँ पे उन्हें प्रमुख अभिकेंद्रक होते हैं, या फिर यानी कि अभिकेंद्रक होते हैं, केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ये फेगोसाइटोसिस में निहित होते हैं और निहित रहते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इन्हें थ्रोम्बोसाइट कोशिका कहा जाता है। जो प्लेटलेट्स कोशिका जिन्हें बिंबाणु आप बोल रहे हो ना, ये क्या होता है? इन्हें थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसी प्रकार से इसका नाम क्या होता है? यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि भैया न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है। दो कोशिकाएं दे रखी है, न्यूट्रोफिल और यहाँ पे लिम्फोसाइट, और उनका क्या पूछा है? उद्गम स्थल पूछा है। उद्गम होता है कहां पे होता है? वृक्कीय नलिका के अंदर, तिल्ली के अंदर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बोन मेरो में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे लसिका पर्व में। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, मैंने क्या कहा था कि देखो ये जो दोनों है ना डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं, 5 प्रकार में से 2 प्रकार आपके सामने हैं। तो भैया कौन सी कोशिका हो गई? बोले सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था ये डब्ल्यूबीसी कोशिका है। और डब्ल्यूबीसी कोशिका का प्रोडक्शन कहां से होता है? रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा से होता है या नहीं? राइट आंसर भी क्या चला जाएगा? ऑप्शन सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है, यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जो रक्त के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर थक्का नहीं बनने देता? प्रतिस्कंदन, एंटी ग्लूटेशन फैक्टर इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फाइब्रिनोजन, ऑप्शन बी है यहाँ पे हिपेरिन, ऑप्शन सी है यहाँ पे थ्रोम्बिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्लोबिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? हिपेरिन। हिपेरिन को बोला जाता है एंटी ग्लूटिंग फैक्टर, जो कि हमारे शरीर के अंदर, हमारी रक्त वाहिकाओं के अंदर, धमनी शिराओं के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, इसे कहा जाता है हिपेरिन। अब देखो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है ना भैया, वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो ये जमाने वाला, ये न जमाने वाला, ये नहीं जमने देता है। क्लियर है? तो प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉप क्वेश्चंस, जिसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम के भी थे और ज्यादातर भाग इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही हुए होंगे, और किसके क्वेश्चन सही हुए हैं वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करता हूं ये सारी क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्वेश्चन सीरीज के लिए आपको क्या करना है? विकास कटारिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल सके। यस और नो? ठीक है। और 9 बजे वाली क्लास में डेली उपस्थित हो जाया करो, शाम 9 बजे लाइव क्लास। क्लियर? चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों।